हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट करते हुए आपका जो जूनियर लेवल का पेपर है सीटेट का कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसमें यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड रहा है तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो एसएसटी रहेगा और एसएसटी के आपको 60 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीटेट पेपर सेकंड में। ओके, तो उसी एसएसटी को टारगेट करते हुए आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू है, जिसमें क्लास नंबर आज आपकी ये फर्स्ट रहेगी और बिल्कुल शुरुआत से पहले चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और विधिवत तरीके से जो क्लासेस आपकी रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से इनको समझते चलेंगे और जो आपका प्रॉपर सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, उससे पहले कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप पूरी जब क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में रियल में प्रॉपर तरीके से हम यहीं से सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास का महत्व क्या है, क्योंकि आपका पहला टॉपिक ही है इतिहास में कब, कहां, कैसे। ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। सबसे पहले ये जानेंगे कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। विदेशियों ने भी भारत की एकता को स्वीकार किया है। विदेशियों ने भी माना है कि भारत में एकता है, भारत में अनेकता में एकता है, यानी कि भारत में जाति तौर पे अनेकता है, समुदाय के तौर पर, लिंग के आधार पर जो है जाति, धर्म, समुदाय, इन सभी तौर पर, संस्कृति, सभ्यता, हर एक चीज में भिन्नता होते हुए भी भारत एक है। उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। किसने दिया? विदेशियों ने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दे दिया। और इंडिया शब्द जो है वो इंडस से ही निकला है। इंडिया शब्द कहां से निकला? इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। बात है 2500 वर्ष पूर्व की। कब की बात है? 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के पूरब में स्थित जो भूमि प्रदेश थे उनको इंडिया कहा। ओके, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, हिंदोस या फिर इंडोस। ओके, तो इसका जो वर्णन है वो 3500 वर्ष पुरानी जो कृति ऋग्वेद है उसमें इसका वर्णन मिलता है कि क्यों हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उसी को पहले क्या कहा गया? इंडिया कहा गया, हिंदोस कहा गया। ठीक है, जिसके माध्यम से फिर भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब इसको समझते हैं। देखिएगा, इतिहास हमारे अतीत अथवा बीते हुए समय का क्रमानुसार अध्ययन है। इतिहास क्या है? इतिहास जो समय हमारा बीत गया है उसका एक सीक्वेंस में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो जो समय पीछे बीत गया उसकी जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते हैं, कई तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ भौतिक अवशेष, अवशेष का मतलब क्या होता है? जो चीजें बच गई हैं, जो चीजें शेष रह गई हैं, है ना, वो उन्हें अवशेष कहते हैं। जो भौतिक चीजें पिछली मिल जाती हैं, सिक्कों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ओके, अभिलेख हो गए, पांडुलिपियां हो गई, साहित्यिक स्रोत के माध्यम से, विदेशी विवरण के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिल पाती है, जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार सामान्यतः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्या? स्रोत की ये क्या है? ये सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जानकारी पता कर पा रहे हैं। प्रोफेसर घाटे कहते हैं इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। आप इसमें बात करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए और फिर आपको मिलेंगे साहित्यिक स्रोत। दो भागों में इसको बांटा है। एक तो भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए, प्लस इस भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अलग समझेंगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की पहले हम लोग समझ लेते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होते हैं? देखिए, अधिकांश अवशेष
सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अवशेष हैं, जो बचे हुए पार्ट हैं कुछ चीज़ों के, है ना, वो कहाँ मिलते हैं? वो बहुत सारे ऐसे टीले हैं जिनके नीचे दबे हुए मिलते हैं। टीला क्या होता है? टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। वो टीले, है ना, जहां पहले बस्तियां हुआ करती थी वो अब टीले बन गए हैं, तो वहां से उन बस्तियों के अवशेष मिलते हैं, कुछ जानकारी मिलती है ना, बचे हुए उनके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, कुछ भाग मिल जाते हैं, कुछ चीजें मिल जाती हैं, कंकाल मिल जाते हैं, है ना, उनके रहने का स्थान और कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। समझ गए बात को? जिस विज्ञान के बेस पे जो पुराने टीले हैं उनका क्रमिक स्तरों में विधिवत तरीके से उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों का भौतिक जीवन कैसा था, कैसे रहते थे, है ना, क्या क्या वो खाते थे, क्या उगाते थे, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी कहते हैं। और पुरातत्व के अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरातत्व को अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते हैं। जो पुरातत्वविद हैं वो ईंट से बनी इमारतें मिल जाएं, है ना, औजार मिल जाएं, कुछ हथियार मिल जाएं, बर्तन मिल जाएं, आभूषण, सिक्के, उनकी प्राप्ति हो जिसके माध्यम से हम इन लोगों के बारे में जान पाए, ये उनकी खुदाई करते हैं। टीले, जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं उनकी खुदाई करते हैं, उनके नीचे ये सब चीजें दबी हुई मिल जाती हैं। इसके अलावा पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, ये काम होता है पुरातत्वविदों का। आप विधिवत तरीके से समझ पाए होंगे कि पुरातत्वविदों का क्या काम है और किनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। आइए बात करेंगे। देखिए पहली क्लास है, हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। अभी हम समझेंगे अभिलेख क्या होते हैं, प्रशस्ति क्या होती है, सिक्के किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पांडुलिपियां क्या होती हैं, धर्म ग्रंथ क्या होते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ और फिर समसामयिक ग्रंथ, लौकिक साहित्य क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे समझेंगे। देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कनिंघम को माना जाता है। किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसको माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री और सेना में अभियांत्रिक थे। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में हुई थी। आइए अभिलेख के बारे में समझते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी खुदाई होती थी। ठीक है, जैसे कोई पत्थर है या कोई मोटी धातु है, लोहे की धातु है, उस पर जो खुदाई की जाती है ना, उसको अभिलेख कहते थे। जैसे मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। क्या? अभिलेख मिलते हैं। और मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी ये अभिलेख मिलते हैं। आई बात समझ में? अभिलेख क्या होते थे? मंदिर की दीवारें हो गई, है ना, कोई पत्थर हो गए, या ऐसी कोई धातुएं कठोर हो गई, है ना, जिन पर कुछ लिखा जाता था, कुछ उन पर खुदाई की जाती थी। ठीक है, खुदाई करके लिखना उस पे, ओके, वो अभिलेख हो गए। तो ये मंदिरों की दीवारों, मूर्तियों पर भी मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृत के जो अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ध्यान रखिएगा, किस संस्कृत के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। ये संभवतः किसी भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं।
चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं कि चित्र तो बने हुए लेकिन उनकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, तो इनको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जो अशोक के अधिकतर अभिलेख, अशोक ने जो कुछ भी दीवारों पर पत्थरों पर लिखवाया था वो अशोक के अभिलेख कहलाए, है ना। अपने शासन का, अपने समय का जो भी उनके रूल होते थे, जो नियम होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग दीवारों पर लिखवा देते थे खुदाई करके, है ना। पेन, ऐसा तो है नहीं कि मार्कर था, पेन था या पेंटर थे, उनको दीवारों पर खुदाई करके लिखवा दिया जाता था ताकि जनता समझ जाए कि क्या नियम है हमारे लिए, है ना, क्या रूल है। ठीक है, तो वो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ओके, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। किधर? बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ओके, केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं? खरोष्ठी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं का मतलब इधर से इधर लिखना, ऐसे इधर से, ये दाएं से बाएं लिख रहे हैं, ठीक है, लिखी जाती थी। लघमान एवं शेरकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी और आर्मेइक लिपियों में है। किस लिपि में है? यूनानी और आर्मेइक लिपियों में। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक लिपियों में मिले हैं। तो कुल मिलाकर के अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक ने जो भी कुछ पत्थरों पर गुदवाया था, दीवारों पर गुदवाया था, वो किस लिपि में थे? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक लिपियों में लिखा हुआ मिला है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1857 में सफलता मिली। अशोक के अभिलेख कब पढ़े गए? 1857 ईस्वी में। ओके, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन सबसे पहले खोज किसने की थी? पादरेपी फैनथेलर ने। पादरेपी फैनथेलर ने खोज की थी, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने था 1857 में अशोक के अभिलेखों को, जो अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक लिपियों में लिखे गए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है वह यूनानी और आर्मेइक नामक दो लिपियों में है। अफगानिस्तान के कंधार से मिला 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, उसकी लिपियां यूनानी और आर्मेइक यूनानियों में वो अभिलेख लिखे गए हैं। तो आप समझ गए, अभिलेखों को आपने खूब समझा, यानी कि दीवारों पर, पत्थरों पर जो गुदाए जाते थे, ये लिखवाए जाते थे, ठीक है, उत्कीर्ण किए जाते थे। अब आगे बात करते हैं प्रशस्ति क्या होती है। प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का बखान तो रहता है, पर उनकी पराजयों और कमजोरियों का जिक्र नहीं होता। प्रशस्तियां हुआ करती थी, प्रशस्तियां जो थी उनमें क्या होता था, जो राजा हुआ करते थे, विजेता हुआ करते थे, उनके गुणों का बखान किया जाता था, उनकी कीर्तियों का बखान किया जाता था, लेकिन वो हारे, कैसे हारे, उनकी क्या कमजोरियां थी, उन सब चीजों का जिक्र नहीं होता था। प्रशस्तियों की जो रचना है वो विद्वान ब्राह्मणों और कवियों के द्वारा की गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख एक प्रशस्ति अभिलेख है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, उनका नाम हरिसेन था, उन्होंने जो रचा था, उनकी जो रचना थी प्रयाग स्तंभ लेख, वो एक प्रशस्ति अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा वर्णन मिलता है। आगे बात करेंगे, ऐहोल अभिलेख भी एक प्रशस्ति अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख जो है वो भी एक प्रशस्ति अभिलेख है, और ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो रवि कीर्ति थे, उन्होंने इसको लिखा है। किसको? ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। ओके, ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हुआ करते थे, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है किसमें? ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभिलेखों के प्रशस्ति के बारे में भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं सिक्के की। देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं।
सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने सिक्के किसके? तांबा, चांदी, सोना और जो लेड धातु होती थी उससे बनते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। कब के हैं? 5वीं सदी के। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत मुद्रा। इन पर क्या होता था? पेड़, मछली, सांड, हाथी या फिर आधा चंद्रमा आदि आकृतियां बनी होती थी। आरंभिक सिक्के यानी शुरुआत के जो सिक्के थे वो अधिकतर चांदी के होते थे। शुरुआती सिक्के कैसे होते थे? ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के हुआ करते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक सिक्के जो थे वो मौर्योत्तर कालों में मिले हैं। किसमें? मौर्य काल में मिले हैं। ठीक है, जो विशेषता शीशे यानी जो लेड धातु होती है, शीशे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाणों ने जारी किए थे। किसने? कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सोने के सबसे अधिक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। सोने के सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। ओके, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे, लेकिन सबसे अधिक गुप्त शासकों ने जारी किए। और सातवाहनों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। किसने? सातवाहनों ने पोटीन के भी सिक्के जारी किए थे। कौन? सातवाहन जो हुआ करते थे लोग, उन्होंने पोटीन के भी सिक्के जारी किए थे। सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं। सिक्के जो बनाए जाते थे उन पर राजवंशों, देवताओं के भी चित्र हुआ करते थे, धार्मिक प्रतीक हुआ करते थे। ये सभी तत्कालीन कला और धर्म का प्रकाश डालते हैं, यानी कि उस समय किस तरीके का धर्म हुआ करता था, कैसी उस समय कला थी, उन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इन सिक्कों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अब आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। देखिए, साहित्यिक स्रोत को समझिए। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। एक तो धार्मिक साहित्य हो गया, दूसरा लौकिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पांडुलिपियों की। देखिए, पांडुलिपियाँ क्या हैं? प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। क्योंकि प्रिंटिंग सेवा उपलब्ध नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था, तो पुस्तकों को हाथों से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि, जो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। हस्तलिखित यानी हाथों से लिखने के कारण इन्हें पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा गया? पांडुलिपि या फिर मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। सामान्यतः पांडुलिपियां ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र के उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बने विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्या? जो पांडुलिपियां हुआ करती थी वो ताड़ पत्रों पर या फिर हिमालय के क्षेत्र में जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल हुआ करती थी उस पर लिखा जाता था, जिनको भोजपत्र कहा जाता था, उन पर लिखा जाता था। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और औषधियों और विज्ञान आदि विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपियां हैं उनमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा गया है, व्यवहार उस तरीके का, कब उस समय किस तरीके का व्यवहार हुआ करता था, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधियाँ, विज्ञान, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें उन पांडुलिपियों के माध्यम से ही मिलती है। इनके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी मिलते हैं। भाषा, कई पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं। अगर भाषा की बात करें तो कई पांडुलिपियां हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि बाकी जो पांडुलिपियां हैं वो प्राकृत या फिर तमिल भाषा में लिखी गई है। ये आपने पांडुलिपियों के बारे में जाना। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। देखिए, वैदिक ग्रंथ की अगर बात करें
तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं जिनकी कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वैदिक ग्रंथ हैं, सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं, ये 4 हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है और ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। इसमें 1028 सूक्त और कुल 10 मंडल हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में ही उपलब्ध हैं, दोनों में मिलते हैं। सामवेद की बात करें तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि संगीत। क्या सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, सूर्य की पूजा पाठ के, यानी सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं कि हम सूर्य को कैसे याद कर सकते हैं, उसके मंत्र हैं, है ना। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की जो रचना है वो सबसे अंत में हुई। सबसे अंत में कौन सा वेद आया? अथर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ओके। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो प्राचीन आर्य हुआ करते थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक जीवन कैसा था। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। इस प्रकार वेद वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में दिए गए यज्ञों और कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों में जो दिए गए यज्ञ और कर्मकांड हैं उनके विधान को यदि अच्छी तरीके से समझना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथ उसी के लिए रचना की गई है, ताकि यज्ञों और कर्मकांडों के विधि विधान का पूरा वर्णन किया जा सके। आरण्यक ग्रंथ क्या है? आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। किसमें? रहस्यात्मक गूढ़ विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। किसमें? आरण्यक ग्रंथ में जो है चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता था। क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। अच्छा, उपनिषद क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि जिस रहस्य या विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। उपनिषद वैदिक साहित्य, क्या उपनिषद जो हैं वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषद क्या है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 मानी गई है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, और ये है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग समझते हैं। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं जिनके माध्यम से हम वेदों को समझ पाते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ की। बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। शुरुआती जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में है। बुद्ध के पहले के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनका वर्णन जातक कथाओं में है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतार निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अंगुतार निकाय में। किसमें? अंगुतार निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वो हैं कौन कौन से त्रिपिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक और
अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ के 3 त्रिपिटक कहे जाते हैं। जैन धर्म ग्रंथ की बात करें तो देखिए, जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों का जो संकलन है वो गुजरात यानी वल्लभी में ईसा 6ठी शताब्दी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है। महावीर स्वामी के द्वारा जो भी मौलिक सिद्धांत दिए गए हैं वो 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं, जिन्हें पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। बाद में उन्हें 12 अंगों एवं 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया था। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व है। हेमचंद्र के द्वारा रचित किया गया परिशिष्ट पर्व है, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और बाद की जो घटनाएं हैं उनकी सूचना मिलती है। हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना परिशिष्ट पर्व से मिलती है, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। अब बात करते हैं समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य की। देखिए, समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। समसामयिक ग्रंथ में इस प्रकार के ग्रंथों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। यानी कि उस समय का जो भारतीय समाज था वो किस तरीके का था, राजनीतिक सांस्कृतिक कंडीशन किस तरीके की थी, है ना, इन सब चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, राजतरंगिणी, ये सब उस समय के समसामयिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं, जैसे जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं के द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने इस साहित्य का सर्जन किया। ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते थे। जिस सभा के द्वारा इस साहित्य का सर्जन हुआ, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि इनको साहित्य सभा कहा जाता था, और जिस सभा के द्वारा इस साहित्य का सर्जन किया गया उसको साहित्य सभा कहा गया। जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमैखले और कुरल, ये महत्वपूर्ण संगम साहित्य हैं। गल्प साहित्य एवं लौकिक साहित्य के तहत वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो करके रखते हैं। अब ये हमने बात की यहाँ तक समसामयिक ग्रंथ और लौकिक साहित्य की। तो ये हमारा इसमें चैप्टर फर्स्ट कहें या जो हमारा सिलेबस है उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ तक ख़त्म होता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपकी अपनी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।